India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंड अप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लो कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। विधि आयोग ने कुछ संशोधनों के साथ राजद्रोह कानून को बरकरार रखने की सिफारिश की। आजीवन कारावास तक की सजा बढ़ाने की भी अनुशंसा की। जामिया हिंसा में आरोप पत्र के खिलाफ शर्जील इमाम की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस को जारी किया नोटिस। पुलिस से स्थिति रिपोर्ट की भी मांग की। याचिका में आरोप पत्र रद्द करने की है मांग। नेटफ्लिक्स वेब सीरीज पर अपने चित्रण के खिलाफ छोटा राजन की याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने अंतरिम राहत देने से किया इनकार। सभी प्रतिवादियों को 7 जून तक जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश। मद्रास हाई कोर्ट ने गोकुल राज मर्डर केस में 8 दोषियों के उम्र कैद की सजा रखी बरकरार। कहा मीडिया पर रोक पर न्यायाधीश परिपक्व स्टैंड ले। India Legal presents Courts Roundup. भारतीय विधि आयोग ने राजद्रोह कानून को लेकर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। विधि आयोग की ओर से कानून मंत्री को भेजी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा के लिए राजद्रोह कानून जरूरी है। आयोग ने कुछ संशोधनों के साथ कानून को बनाए रखने की सिफारिश की है। आयोग ने अपनी सिफारिश में कहा है कि कुछ संशोधनों के साथ ही इस कानून को बनाए रखा जा सकता है। आयोग ने यह भी कहा है कि इस कानून को समाप्त करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा विधि आयोग ने यह भी प्रस्ताव दिया है कि राजद्रोह के अपराध के लिए सजा आजीवन कारावास तक बढ़ाई जाए। विधि आयोग ने राजद्रोह कानून को पूरी तरह से निरस्त करने की बजाय इसमें कुछ संशोधनों के साथ प्रावधान को बनाए रखने का प्रस्ताव दिया है। आयोग ने कहा है कि राजद्रोह से निपटने वाली आईपीसी की धारा 124A को इसके दुरुपयोग से रोकने के लिए कुछ सुरक्षा उपायों के साथ बरकरार रखा जाना चाहिए। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि इसमें कुछ संशोधन की जरूरत है ताकि प्रावधान के उपयोग के संबंध में अधिक स्पष्टता लाई जा सके। ये सिफारिश की गई कि केंद्र द्वारा दुरुपयोगों पर लगाम लगाते हुए आदर्श दिशा निर्देश जारी करने की जरूरत है। ऐसी कानून व्यवस्था की जाए कि आईपीसी की धारा 124A जैसे प्रावधान की अनुपस्थिति में सरकार के खिलाफ हिंसा भड़काने वाली किसी भी अभिव्यक्ति पर निश्चित रूप से विशेष कानूनों और आतंकवाद विरोधी कानूनों के तहत मुकदमा चलाया जाएगा, जिसमें अभियुक्तों से निपटने के लिए कहीं अधिक कड़े प्रावधान हैं। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि आईपीसी की धारा 124A को केवल इस आधार पर निरस्त करना कि कुछ देशों ने ऐसा किया है, ये ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा करना भारत के मौजूद जमीनी हकीकत से आंखें मूंद लेने की तरह होगा। आयोग ने ये भी कहा कि औपनिवेशिक विरासत होने के आधार पर राजद्रोह को निरस्त करना उचित नहीं है। इसे निरस्त करने से देश की अखंडता और सुरक्षा पर प्रभाव पड़ सकता है। संशोधन के लिए सुझाव दिए गए। इसमें केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य के अनुपात निर्णय को शामिल करके पेश किया जा सकता है, जिससे प्रावधान के उपयोग के बारे में अधिक स्पष्टता लाया जा सके। इसके अलावा विधि आयोग ने यह भी प्रस्ताव दिया कि राजद्रोह के अपराध के लिए सजा बढ़ाई जाए। इसने सुझाव दिया कि राजद्रोह को आजीवन कारावास या 7 साल तक की अवधि के लिए या इस आधार पर जुर्माने के साथ दंडनीय बनाया जाना चाहिए। सजा की योजना को आईपीसी की अध्याय 6 के तहत अन्य अपराधों के साथ समानता में लाया जाना चाहिए। वर्तमान में अपराध 3 साल तक के कारावास या जुर्माने से दंडनीय है। साथ ही धारा के दुरुपयोग को रोकने के लिए ये सुझाव दिया कि केंद्र सरकार मॉडल दिशा निर्देश लाए।
आयोग ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 में एक प्रावधान जोड़ने के लिए संशोधन का प्रस्ताव किया है, जिसमें ये निर्धारित किया गया कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा अनुमति के बाद ही जैसा भी मामला हो, प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर राजद्रोह के अपराध के लिए एफआईआर पुलिस अधिकारी द्वारा प्रारंभिक जांच के बाद ही दर्ज की जानी चाहिए, जो इंस्पेक्टर के पद से कम नहीं है। आयोग इस दृष्टिकोण से भी असहमत है कि ये प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत गारंटीकृत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है और कहा कि ये उचित प्रतिबंध है। आयोग ने कहा कि अगर इस तर्क को अपनाया जाता है तो उसकी औपनिवेशिक विरासत के लिए पूरी भारतीय दंड संहिता को निरस्त कर देना चाहिए। आयोग ने कहा कि वो प्रावधान के संभावित दुरुपयोग के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए ये सिफारिश कर रहा है। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के खिलाफ असंतोष को दबाने के लिए प्रावधान के दुरुपयोग के संबंध में व्यक्त की गई चिंताओं पर ध्यान देते हुए प्रावधान को स्थगित रखने का आदेश दिया था। 1 मई को केंद्र सरकार ने राजद्रोह कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि संसद के मॉनसून सत्र में बिल लाया जा सकता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट अगस्त के दूसरे हफ्ते में सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि क्या राजद्रोह पर 1962 के 5 जजों के फैसले की समीक्षा के लिए 7 जजों के संविधान पीठ भेजा जाए या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि इस मामले में उसका क्या रुख है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज। अब इंडिया लीगल के वेब रिपोर्टर आपको जानकारी देंगे कि क्यों धारा 124(a) या देशद्रोह का मामला अदालत में लंबित है और इसके तहत सजा के क्या प्रावधान है। अगर कोई भी इंसान नेशनल साइन का या कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान करता है या उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता है या गवर्नमेंट के अगेंस्ट लिखता या बोलता है तो उसके खिलाफ आईपीसी सेक्शन 124 के तहत सेडिशन का केस दर्ज हो सकता है। इन अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट, इंडिया के लॉ कमीशन ने रेकमेंड किया कि सेडिशन लॉ को पूरी तरह से हटाने के बजाय इनके कुछ प्रोविजंस को चेंज करके रखा जाए। लॉ कमीशन ने अपनी 279th रिपोर्ट में कहा कि quote unquote, the considered view that section 124(a) needs to be retained in the Indian Penal Code, though certain amendments as suggested may be introduced in it by incorporating the ratio decided in Kedarnath Singh versus State of Bihar so as to bring about greater clarity regarding the usage of the provision. Currently, section 124(a) provides for life imprisonment, यानी उम्र कैद, और इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years। कमीशन ने यह सजेस्ट किया है कि 3 साल की जेल के टाइम को बढ़ाकर 7 साल का टाइम कर दिया जाए। साल 2019 में हुए जामिया हिंसा से जुड़े मामले में दायर आरोप पत्र के खिलाफ शर्जील इमाम ने जो याचिका दायर की है उस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को नोटिस भेजा है। शर्जील इमाम ने अपनी याचिका में आरोप पत्र को रद्द करने की मांग की है और इस पर सुनवाई करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने रिपोर्ट, जी हां, पुलिस की स्थिति रिपोर्ट भी मांगी है। इस मामले की अगली सुनवाई 18 अक्टूबर को होगी। याचिका में एक ही भाषण के लिए 2 अलग अलग मामलों में जारी कार्रवाई को भी चुनौती दी गई है। शर्जील इमाम ने आईपीसी की धारा 124(a) और 153(a) के तहत 2019 में दर्ज एफआईआर में दायर पूरक आरोप पत्र को चुनौती दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने शर्जील इमाम द्वारा दिसंबर 2019 में जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में दिए गए एक ही भाषण के लिए 2 अलग अलग मामलों में उसके खिलाफ कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। जस्टिस रजनीश भटनागर ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा, जिसका प्रतिनिधित्व विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद कर रहे हैं। इसके साथ ही मामले को 18 अक्टूबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया। शर्जील ने आईपीसी की धारा 124(a) और 153(a) के तहत दर्ज एफआईआर में अप्रैल 2020 में अपने खिलाफ दायर पहले पूरक आरोप पत्र को चुनौती दी है। उसका मामला ये है कि विचाराधीन भाषण से पहले ही 2020 की एफआईआर नंबर 22 में जांच के अधीन है और इसे कानून की पूरी अवहेलना में पूरक चार्जशीट के माध्यम से 2019 की एफआईआर का विषय बनाया गया। इसमें कहा गया कि एक व्यक्ति के खिलाफ एक ही घटना पर कई आपराधिक कार्यवाही नहीं हो सकती और जामिया में दिए गए भाषण को 2019 की एफआईआर नंबर 242 का विषय बनाया जा रहा है और राजद्रोह के अपराध के लिए
बात के आरोप तय करना, सुप्रीम कोर्ट के टीटी एंटनी बनाम केरल राज्य और अर्णव रंजन गोस्वामी बनाम यूओआई और अन्य जैसे मामलों में दिए गए निर्णयों का घोर उल्लंघन है। शर्जील ने ये भी प्रार्थना की कि ट्रायल कोर्ट को आईपीसी की धारा 124A और 153A को छोड़कर बिना किसी और देरी के अन्य सभी अपराधों के संबंध में 2019 की एफआईआर नंबर 242 में मुकदमे को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया जाए। याचिका में कहा गया है, इस प्रकार कोई दूसरी एफआईआर नहीं हो सकती है। फलस्वरूप एक ही संज्ञेय अपराध या एक ही घटना या एक या अधिक संज्ञेय अपराधों को जन्म देने वाली घटना के संबंध में प्रत्येक वाद की जानकारी प्राप्त होने पर कोई नई जांच नहीं हो सकती है। इमाम वर्तमान में 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान उसके खिलाफ दर्ज विभिन्न मामलों में न्यायिक हिरासत में है, जिसमें यूएपीए आरोपों से जुड़े बड़े षड्यंत्र मामले भी शामिल हैं। पिछले साल निचली अदालत ने इमाम के खिलाफ आईपीसी की धारा 124A यानी राजद्रोह, 153A यानी दुश्मनी को बढ़ावा देना, 153B यानी राष्ट्रीय एकता के विरुद्ध कृत्य, 505 शरारत के उद्देश्य से दिया गया बयान और गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम की धारा 13 यानी गैर कानूनी गतिविधियों के लिए सजा के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था। अभियोजन पक्ष के मुताबिक इमाम ने कथित तौर पर 13 दिसंबर 2019 को जामिया मिलिया इस्लामिया में और 16 दिसंबर 2019 को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भाषण दिया था, जहां उसने असम और शेष पूर्वोत्तर को भारत से काट देने की धमकी दी थी। मद्रास हाईकोर्ट ने चर्चित गोकुल राज मर्डर केस में 8 दोषियों की उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा। अदालत ने 2 अन्य दोषियों के खिलाफ आरोपों को बदलकर उनकी सजा 5 साल कैद कर दी है। जस्टिस MS रमेश और जस्टिस आनंद वेंकटेश की खंडपीठ ने कहा है कि अभियोजन पक्ष ने उन परिस्थितियों की श्रृंखला को साबित कर दिया है जिसके कारण दोषी व्यक्तियों द्वारा गोकुल राज की हत्या की गई थी। मामला ऑनर किलिंग का है। अदालत ने यह भी कहा कि मुख्य आरोपी युवराज ने मीडिया को प्रभावित करने के लिए धारणा बनाने की कोशिश की कि उसके खिलाफ झूठा मामला बनाया गया है। ये देखा गया कि न्यायाधीशों को मीडिया पर रोक के लिए परिपक्व होना चाहिए और विशुद्ध रूप से कानूनी सिद्धांतों के आधार पर निष्कर्षों पर पहुंचना चाहिए। अदालत ने फरवरी में 10 दोषियों द्वारा दायर अपील और विचित्रा गोकुल राज की मां द्वारा दायर अपील पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसमें निचली अदालत द्वारा बरी किए गए 5 अन्य लोगों को दोषी ठहराने की मांग की गई थी। अदालत ने शुक्रवार को 8 अभियुक्तों और राज्य और मृतक की मां द्वारा दायर की गई अपीलों को खारिज कर दिया। गोकुल राज 21 साल का एक दलित युवक था, जिसका 23 जून 2015 को अर्धनारीश्वर राम मंदिर से अपहरण कर लिया गया था। अगले दिन उसका सिर कटा हुआ शव मिला था। बाद में ये पता चला कि गोकुल राज को एक उच्च जाति की महिला के साथ संबंध बनाने के कारण एक संगठन के सदस्यों ने मार डाला था। मदुरै की एक विशेष अदालत ने युवराज धीरन चिन्मलाई पेरावई के नेता को मुख्य अभियुक्त के रूप में पाया गया था और ऐसे में मार्च 2022 में बिना किसी छूट के उसे मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा के साथ 9 अन्य लोगों को मामले में दोषी ठहराया था। अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया था कि इस मामले का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है और अभियोजन पक्ष ने इलेक्ट्रॉनिक सबूतों से निपटने के लिए दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया है। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कहा है कि असम सरकार को राज्य भर में पॉस्को न्यायालय के लिए आवश्यक कमजोर गवाह बयान केंद्र या VWDC के निर्माण के लिए अतिरिक्त बजट जारी करना चाहिए। संपूर्ण बेहरा बनाम भारत संघ और अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट निर्देशों के कार्यान्वयन के लिए बचपन बचाओ आंदोलन और संपूर्ण बेहरा द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस मिताली ठाकुरिया की खंडपीठ ने कहा है कि हमें लगता है कि क्योंकि VWDC सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत बनाई जा रही एक नई सुविधा है और पॉक्सो अधिनियम के शासनादेश के लिए राज्य सरकार को इस बुनियादी ढांचे के लिए अतिरिक्त बजट जारी करने की आवश्यकता है। कोर्ट ने सरकारी वकीलों से इस संबंध में निर्देश लेने को कहा है। संपूर्ण
बेहरा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्येक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों से अनुरोध किया था कि वे प्रत्येक जिले में बच्चों के अनुकूल अदालतों और कमजोर गवाह अदालतों की स्थापना पर गंभीरता से विचार करें। सीनियर सरकारी वकील डी नाथ ने पहले 10 जून 2022 को एक पत्र रिकॉर्ड में रखा था, जिसमें कहा गया था कि उप सचिव न्यायिक विभाग असम सरकार ने संकेत दिया है कि फर्नीचर, किताबें और अन्य सामान के साथ साथ कमजोर गवाह बयान जैसी सुविधाएं पॉक्सो न्यायालय के लिए आवश्यक केंद्र VWDC का ध्यान जिलों के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को आवंटित बजट से लगाया जा सकता है। इस बीच अदालत ने अपनी रजिस्ट्री को यूनिसेफ के असम प्रतिनिधि को एक पत्र भेजने का निर्देश दिया ताकि मामले में उनकी भी राय ली जा सके। अदालत ने सीनियर सरकारी वकील को केंद्र सरकार द्वारा एकीकृत बाल संरक्षण योजना या ICDS के तहत प्रदान की जा रही धनराशि के उपयोग की स्थिति के बारे में जानकारी एकत्रित करने का निर्देश दिया है। मामला फिर से 8 जून को सूचीबद्ध किया गया। गैंगस्टर छोटा राजन ने नेटफ्लिक्स सीरीज स्कूप के निर्माताओं के खिलाफ कथित रूप से उसे बदनाम करने और उसके व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष एक मुकदमा दायर किया है, जिस पर अदालत ने तुरंत राहत देने से मना कर दिया। राजन ने निर्माता माचुस शॉर्ट्स LLP, लेखक हंसल मेहता और नेटफ्लिक्स इंडिया को मुकदमे में प्रतिवादी बनाया। याचिका में राजन ने दावा किया कि उसके व्यक्तित्व को उसकी सहमति के बिना वेब सीरीज में नहीं दिखाया जा सकता। अगर ऐसा होता है तो ये उसके व्यक्तित्व के अधिकार का हनन होगा और मानहानिपूर्ण भी माना जाएगा। 2 जून को नेटफ्लिक्स पर यह वेब सीरीज प्रदर्शित होने वाली। बॉम्बे हाईकोर्ट ने जेल में बंद गैंगस्टर राजेंद्र निकलजे उर्फ छोटा राजन को तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया है। दरअसल हाल ही में उसने वेब सीरीज स्कूप के खिलाफ याचिका दायर की थी। न्यायमूर्ति SG दिगे की अवकाश पीठ ने हंसल मेहता और नेटफ्लिक्स एंटरटेनमेंट सर्विसेज इंडिया सहित सीरीज के मेकर्स और प्रोड्यूसर्स को राजन की याचिका के जवाब में 7 जून तक अपना हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। जेल में बंद गैंगस्टर ने गुरुवार को वेब सीरीज के खिलाफ अदालत का रुख किया था, जिसमें कहा गया था कि उसके व्यक्तित्व की विशेषताओं का उपयोग या दुरुपयोग उसकी पूर्व सहमति के बिना उसके व्यक्तित्व अधिकारों के साथ साथ मानहानि का उल्लंघन है। सुनवाई के दौरान जब अदालत को सूचित किया गया कि सीरीज रिलीज की जा चुकी है और सभी 6 एपिसोड उपलब्ध हैं, तो राजन के वकील मिहिर देसाई ने कहा कि निर्माताओं को इससे उनका नाम और इमेज हटाने के लिए निर्देशित किया जा सकता है। हालांकि न्यायमूर्ति डिगे ने राजन को राहत देने वाला कोई भी आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा, सीरीज पहले ही रिलीज हो चुकी है, सभी एपिसोड आ चुके हैं, हम अब इस मामले को अगली तारीख पर देखेंगे। इसके साथ ही कोर्ट ने सभी प्रतिवादियों को 7 जून तक जवाबी हलफनामे दायर करने का आदेश भी दिया। पीठ ने राजन को उनके द्वारा मांगी गई राहत को बदलने के लिए अपने मुकदमे में संशोधन करने की अनुमति दी। साथ ही अदालत ने उससे ये भी जस्टिफाई करने के लिए कहा कि ये बौद्धिक संपदा अधिकारों का मामला कैसे था। नेटफ्लिक्स की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील रवि कदम ने अदालत को बताया कि राजन को पत्रकार ज्योतिर्मय डे की हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया है और फैसला सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है। कदम ने कहा, ऐसी परिस्थितियों में कोई भी उसका नाम या छवि का इस्तेमाल कर सकता है। छोटा राजन अभी तिहाड़ जेल में बंद है। उसने स्कूप सीरीज की रिलीज पर रोक लगाने और ट्रेलर को हटाने की मांग की है। गैंगस्टर ने हंसल मेहता और नेटफ्लिक्स एंटरटेनमेंट सर्विसेज इंडिया सहित सीरीज के अन्य मेकर्स से अपने व्यक्तित्व अधिकारों के उल्लंघन को रोकने की भी मांग की। इसके अलावा उसने हर्जाने के रूप में 1 रुपए की भी मांग की है। जून 2011 में पत्रकार ज्योतिर्मय डे की हत्या कर दी गई थी। राजन और पत्रकार जिग्ना वोरा सहित 11 अन्य इस मामले में आरोपी थे। मई 2018 में राजन और 8 अन्य को मामले में दोषी ठहराया गया था। वोरा को बरी कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट। पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा सुरक्षा में कटौती के विरोध में लगाई गई याचिका पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है।
आपको बता दें कि 22 मई को राज्य सरकार की तरफ से बंद लिफाफे में एक रिपोर्ट हाईकोर्ट को दी गई थी, जिसके बाद फैसला सुरक्षित रखा गया। सिद्धू अपनी जान को खतरा बताते हुए अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। सिद्धू की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया है कि जेल जाने से पहले उनके पास जेड सुरक्षा थी, जिसे जेल से बाहर आने के बाद पंजाब सरकार ने वाई में बदल दिया, जबकि उन्हें आश्वासन दिया गया था कि जेल से जब वो सजा पूरी करके आएंगे तो उनकी सुरक्षा को बहाल कर दिया जाएगा। कोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने समीक्षा रिपोर्ट देने की बात कही थी, जिसके बाद राज्य सरकार ने केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के इनपुट के आधार पर रिपोर्ट बनाकर हाईकोर्ट में जमा करवा दी थी। 22 मई को रिपोर्ट मिलने के बाद कोर्ट में फैसला सुरक्षित रख लिया। नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी जान को खतरा बताकर सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। सिद्धू ने कहा कि उन्हें कई बार जान से मारने की धमकियां मिल चुकी है। इसके अलावा पंजाब सरकार पर निशाना साधते हुए सिद्धू ने कहा था कि सरकार मूसेवाले की तरफ उन्हें भी मरवाना चाहती है, और क्योंकि गैंगस्टर लॉरेंस भी उन्हें धमकियां दे चुका। आपको बता दें कुछ दिन पहले सिद्धू के पटियाला वाले घर की छत पर एक संदिग्ध भी दिखाई दिया था, जिसके बाद नौकर ने जब शोर मचाया तो वो फरार हो गया था, जिसके बाद सिद्धू ने अज्ञात संदिग्ध के खिलाफ मामला दर्ज करवाते हुए अपनी जान को खतरा बताया था। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.